तो हम पढ़ रहे थे माइक्रोवेव्स या सूक्ष्म किरणें, जिसका मैंने बताया आपको कि टीवी रेडियो वगैरह वगैरह में टीवी सेट हो गया आपका सिग्नल भेजने के लिए जो होता है, उस प्रकार की चीज़ों में ये यूज किया जाता है। और लास्ट है आपका रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो जो वेव है उसकी खोज है वो मार्कोनी ने की। मार्कोनी। तो जो रेडियो वेव्स हैं उसका तो आपको पता है कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है। रेडियो, टीवी सिग्नल, वायरलेस रेडियो, जो वायरलेस यूज किया जाता है उसमें इसका यूज होता है। और भी बहुत सारी जो युक्तियां हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसमें इस प्रकार के यूज होता है माइक्रो रेडियो वेव्स। तो इस प्रकार से ये आपका रेंज है भाई, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ये आपको याद रखना है कि उसके खोज करता कौन है। खासकर जैसे गामा रेज का पूछा जाता है, एक्स रेज का रोंजन, ये बहुत पूछा जाता है। उसी तरह रेडियो वेव्स का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, साथ के साथ उसके उपयोग भी याद रखने हैं। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं। ये हमने आपके सामने अभी डिस्कस किया, कौन सा, नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इससे रिलेटेड, वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर हम ध्वनि को देखेंगे। तो टर्म्स क्या हैं उसको समझने के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं। ये है आपका, और ये मैंने इस तरीके से बनाया। ठीक है, तो ये मैंने बोला था कि कौन सा हिस्सा है, शीर्ष वाला हिस्सा है, क्रीट वाला, और ये गर्त वाला या थ्रो वाला। तो ये शीर्ष गर्त किन्हीं भी, अब हम अलग से परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तरंग दैर्घ्य या वेव लेंथ। तो क्या होगा, किन्हीं भी दो नजदीकी जो शीर्ष होंगे या गर्त होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एक तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कहलाएगी। यानी यहां से और यहां तक की दूरी, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रीक अक्षर लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ये दो गर्त हैं, अगर सपोज यहाँ पे एक गर्त है और इसको मैं आगे तक ले जाता हूं इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार जो इनके बीच की डिस्टेंस है, दो नजदीकी गर्त, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस ये भी लैम्डा है। तो तरंगदैर्घ्य क्या होती है, किन्हीं तो नजदीकी शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी ठीक है, वो तरंगदैर्घ्य या लैम्डा कहलाते हैं। ठीक है, इसी से फिर हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, वो है आयाम या एम्पलीट्यूड। तो कोई भी जो वस्तु है वो अपनी माध्य स्थिति के दोनों साइड जितना दोलन करेगी, जितना उसमें मूवमेंट होगा, जितना मैक्सिमम स्थानांतरण होगा, वो उसका आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे ये जो हिस्सा है कि कितना वो अपनी, ये उसकी माध्य स्थिति है, मीडियम स्थिति है, माध्य स्थिति, यहाँ से कितना फ्लक्चुएट होती है नीचे और ऊपर की साइड, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर कितना अधिकतम दोलन कोई वस्तु करती है उसको उसका एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें टर्म्स है वो है आवृत्ति। आवृत्ति, यस, आवृत्ति। सबसे पहले है आवर्तकाल। आवर्तकाल या जिसको आप कहते हैं टाइम पीरियड। तो आवर्तकाल टी से डिनोट होता है। आवर्तकाल जो टी है वो क्या होता है, किसी भी एक कंप्लीट तरंग को पूरा करने में लगा हुआ समय। ठीक है, आवर्तकाल का मतलब है
माध्यम के कण द्वारा एक कंपन को पूरा करने में समय लगा। यहां से यहां तक एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगा, तो इसको लिख देता हूं मैं, माध्यम के कण द्वारा एक कंपन में लगा समय। ठीक है, एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है? आपके आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है, वो है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये आवर्त काल का उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ये होता है 1/t, यानी आवर्त काल का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो होता है आपके फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है? प्रति सेकंड लगने वाले या होने वाले कंपनों की संख्या है ना। माध्यम के कण प्रति सेकंड कितना कंपन कर रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाती है, जो कि उसके आवर्त काल के 1 या व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये है आपका इस तरीके से वेव और उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। अब आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि वेव क्या क्या होती है और क्या इसके अंदर चीजें होती है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे ध्वनि या साउंड। ठीक है, तो ध्वनि क्या होती है, साउंड क्या होता है? ये एक प्रकार की क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि एक अनुप्रस्थ तरंग है। बताया था ना मैंने अनुप्रस्थ तरंग की क्या विशेषता है। अनुप्रस्थ जो तरंग है या जिसको आप ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, उसकी क्या विशेषता बताई थी? केवल और केवल किस में चलेगी? ठोसों में चलेगी और द्रव की सतह पर चलेगी। आप साउंड वेव को देख लीजिए, ठोस कोई भी पदार्थ है उसके अंदर मैं इसको बजाऊंगा तो क्या होगा? साउंड पास होगी। पानी की सतह पर होगा तो होगा, लेकिन अगर पानी के नीचे घुस गया तो क्या साउंड आएगी? नहीं आएगी। समझ गए? अगर वायु बहुत तेज चल रही है तो क्या होगा? आवाज आएगी? नहीं आएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ध्वनि है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है और उसको किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। यानी अगर मैं आपके और मेरे बीच से वायु को हटा दूं, ये एक मीडियम है, इसको हटा दूं तो मैं आपसे बोलने में सक्षम नहीं होगा। अगर आप किसी जगह जाएं और वहां पर बहुत तेज हवा चल रही है तो आप बोलने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि आपके बीच से माध्यम हटा लिया गया है। तो जब माध्यम हटा लिया तो उसके बाद क्या नहीं होगा? तरंग का संचरण नहीं होगा। तरंग क्या है? ध्वनि तरंग है। ठीक है, तो ये है ध्वनि। अब इसमें जो है वो हम देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या क्या डिवाइड है, या आवृत्ति की जो परास है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी रेंज। तो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसके आधार पर जो है वो 3 भागों में किसको बांटा गया है? साउंड वेव्स या ध्वनि तरंगों को बांटा गया। उससे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ध्वनि है वो किसमें मापी जाती है? उसका जो मात्रक है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की रेंज के आधार पर 3 भागों में वेव्स को बांटा गया है। एक तो होता है सबसे पहले इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक जो वेव्स हैं वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे होगी। तो इस कारण से क्या होगा? सामान्यतः जो मनुष्य है वो इस प्रकार की इस ध्वनि को क्या है?
सुनने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से नीचे है। और जो और जानवर होते हैं जैसे कुत्ते हो गया, तो वो इस प्रकार की ध्वनि को सुनने में सक्षम है, इंफ्रासोनिक। और इसको हम क्या कहते हैं, आपके अपश्रव्य या अवश्रव्य तरंगे। ठीक है, तो ये है आपके इंफ्रासोनिक। दूसरी होती है ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल जो वेव्स है उसकी जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20 to 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रिक्वेंसी है वहां पर जो रेंज है वो ऑडिबल है। ऑडिबल का क्यों मतलब है कि ये सुनने योग्य श्रव्य है, मनुष्य इस चीज को सुन सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। अगर इससे ऊपर है तो कान फट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऑडिबल है, यानी उसको मनुष्यों के द्वारा सुना जा सकता है। सो तीसरी जो रेंज है हमारी वो है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी और हायर पावर वाली, यानी कि 20,000 यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार की जो हर्ट्ज है इसको मनुष्य नहीं सुन सकता। हालांकि जो जानवर है, जैसे कुत्ते हो गया, चमगादड़ हो गया, और भी जो कुछ जानवर होते हैं, ऐसे बिल्लियां भी होती हैं, वो इस प्रकार की ध्वनि को सुनने में सक्षम है, वो सुन सकती हैं। तो ये है आपका अल्ट्रासोनिक वेव। अब जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो क्योंकि सबसे ज्यादा पावर वाली होती हैं, सबसे ज्यादा हायर फ्रिक्वेंसी है, इसलिए उनको क्या होता है, अगर उसको एक बीम के रूप में हम भेजें तो वो क्या है, काफी पावरफुल होती हैं और वो कितनी भी दूरी तक चली जाती हैं। तो इसीलिए इसका जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इसका यूज कहाँ होता है लिख लेते हैं, 2-4 यूज बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले जो उपयोग में या यूज में मैं बता देता हूं आपको कि जो ये रे होती है, इसका पहला जो यूज होता है वो होता है सिग्नल भेजने में, संकेत भेजने में। यानी कि आर्मी में या सीक्रेट जो ऑपरेशन है उसमें सिग्नल को भेजने के लिए ये यूज होता है अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, दूसरा जो है वो होता है सोनार में, सोनार तकनीकी द्वारा समुद्र में हो गई चीजों का पता लगाने में। समझ गए? सोनार टेक्निक क्या होती है, जहाजों के ऊपर लगी होती है। जो जहाज डूब जाते हैं या अगर कोई बड़ी सी चीज डूब जाती है, पनडुब्बियां डूब जाती हैं, तो वो जो ये टेक्निक होती है सोनार टेक्निक, इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव को नीचे भेजकर पता किया जाता है। अगर वो चीज वहां नीचे अवेलेबल होगी समंदर के अंदर, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव कहीं ना कहीं उससे टकराकर वापस आएगी और वापस सोनार उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो सोनार जब उसको डिटेक्ट करेगा तो उसके बाद वो बता देगा कि भाई इतनी नीचे तक ये वेव गई है, यहाँ पे कोई ना कोई चीज है। तो फिर पनडुब्बी की सहायता से वहां जाके उस खोई हुई चीज को हम ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से समुद्री अभियानों में सोनार टेक्निक में ये यूज होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपके मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, मस्तिष्क में जो ट्यूमर होता है, अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर है तो उसका पता भी इसी से लगाया जाता है। दूसरा, जो महंगे कपड़े वायुयान के पुर्जे साफ सफाई में। ठीक है, जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं इनके जो पेज पुर्जे हैं ये काफी महंगे होते हैं और इनको बहुत सावधानी से साफ सफाई करनी होती है। तो इसलिए अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से एनर्जी रेज को यूज करके आप इसका यूज कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये आपके उपयोग होते हैं अल्ट्रासोनिक वेव के, ठीक है। तो ये है। अब इसमें लास्ट जो टॉपिक रह गया वो है कि कौन से कारक ऐसे हैं जो ध्वनि को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट इसमें जो टॉपिक है वो है ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो ध्वनि को जो है वो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें सबसे पहला है प्रेशर, दाब या प्रेशर। तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज करने पर ध्वनि पर या वेव साउंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दाब का नो इफेक्ट, लेकिन क्या होना चाहिए, ताप नियत, टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है। उसके बाद क्या होगा, प्रेशर कितना भी लगा लो आप, ध्वनि पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा तापमान या टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, ध्वनि का जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 0.61 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0.61 मीटर प्रति सेकंड, इतनी जो चाल है वो इंक्रीज हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतना ही है, ठीक है। तो यह है तापमान का इफेक्ट कि तापमान जब हम बढ़ाते हैं तो ध्वनि की जो गति है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा जो है वो है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई, वातावरण में जो नमी होती है, ठीक है। तो जब ह्यूमिडिटी अधिक होती है बरसात में या वातावरण में नमी होती है, तो उस स्थिति में जो वातावरण है या एटमॉस्फेयर, उसकी डेंसिटी घट जाती है, और डेंसिटी घटेगी तो वायु की गति जाहिर सी बात है बढ़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आर्द्रता है उसके बढ़ने पर वायु की जो गति है वो बढ़ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में जब मौसम बारिश के बाद एकदम साफ हो जाता है तो किस तरीके से आवाज दूर दूर तक जाती है, या कोई भी सीटी भी बजाओ तो वो गूंजती है दूर तक। तो किस लिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाता है, ध्वनि की चाल में वृद्धि होती है। तो क्या होती है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने पर क्या होगा, आपके ध्वनि की चाल में वृद्धि होगी, ध्वनि की चाल में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये है ना, लास्ट है कि माध्यम का इफेक्ट। तो माध्यम का इफेक्ट मैं आपको बता देता हूं कि माध्यम का क्या इफेक्ट होगा। माध्यम का बहुत इफेक्ट होगा। अगर जो मीडियम है, जैसे वायु है, तो वायु एक मीडियम है, और अगर हम उसी मीडियम की तरफ को साउंड को चलाते हैं तो वो उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर हम माध्यम की विपरीत दिशा की तरफ गति जो है साउंड वेव की गति है तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो उस स्थिति में आप क्या होगा, आवाज बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वो हवा आपके माध्यम के आप जिस तरफ से साउंड डाल रहे हैं, माध्यम उसके ठीक विपरीत दिशा की तरफ बह रहा है, ठीक है। तो ये माध्यम का इफेक्ट होता है, मीडियम का इफेक्ट होता है, ठीक है। तो भाई फाइनली हमने देखा, बहुत सारी चीजें देखी आज। हमने वेव को देखा, उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। उसके अंतर्गत मैकेनिकल में आपने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड वेव्स को देखा। फिर हमने बात की वेव्स के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे उसके एम्पलीट्यूड की बात की, वेवलेंथ की बात की, फिर हमने फ्रिक्वेंसी की बात की, फिर टाइम पीरियड की बात की, फिर फाइनली हमने बात की साउंड या साउंड वेव्स की, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो साउंड वेव है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं इन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। कौन कौन से, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल एंड अल्ट्रासोनिक। फिर मैंने बताया कि अल्ट्रासोनिक जो है वो
क्योंकि सबसे ज़्यादा उसका मतलब फ्रिक्वेंसी रेंज है तो पावर भी सबसे ज़्यादा होगी। इस वजह से जो है अल्ट्रासोनिक जो वेव है उसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्या कारण हैं जो कि किसको, ध्वनि की चाल को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। तो ठीक है दोस्तों, आप इसी तरीके से बने रहिए। हम जो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम केमिस्ट्री का टॉपिक लेंगे और धीरे धीरे बाकी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, तैयारी करते रहिए और आने वाले जो एग्जाम्स है उस पर अपना ध्यान बनाए रखें। ओके, थैंक यू क्लास।